हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1 बुक 1 क्लास 11 का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने आधा पार्ट ये पूरा कर लिया था, आधा चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। किसका? क्लास 1 लेसन 1 बुक 1 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट की वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। आप चैनल पर जाके पहले पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भूगोल की शाखाएं। आइए क्या कहता है इसमें कि भूगोल अध्ययन का अंतर शिक्षण विषय है, अर्थात भूगोल में हमें बहुत सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ना है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के आधार पर किया जाए। उपागम मीन्स तरीके, कुछ मेथड्स होते हैं जिनके आधार पर किया जाता है। मेथड्स या अप्रोचेज होते हैं। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम यानी अप्रोचेज तरीके निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये हमारे पास आपको फिगर बना के दे रखी है। इस फिगर में देखो भूगोल की जो शाखाएं हैं वो 4 शाखाएं बता रखी हैं। एक भौतिक, सिद्धांत दर्शन, विधि एवं तकनीक और मानव भूगोल। हमें जो पढ़नी है 11th क्लास में भौतिक भूगोल पढ़ना है और 12th क्लास में हमें मानव भूगोल पढ़ना है। ये दोनों नॉलेज के लिए हैं, ये हमें 11th 12th में कहीं भी नहीं पढ़ना। अब देखो भौतिक भूगोल इधर से आके ये नीचे फिर हमारी कई पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, नीचे इधर आ गए। ये भूआकृति भूगोल बन गई, इधर से जलवायु विज्ञान बन गई, जल विज्ञान बन गई और मृदा भूगोल। ये सब हमारा भौतिक भूगोल में है। और इस साइड से देखो ये राइट साइड से हमारी मानव भूगोल आ रही है। अब मानव भूगोल के अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या, आर्थिक, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। अब जनसंख्या में भी अलग अलग हो गई, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और इधर जो आर्थिक आ गई, आर्थिक में सेवाएं, अवसंरचना, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, औद्योगिक, कृषि। आर्थिक में सारी वे चीज़ें आ गई जिनसे इंसान पैसे कमाता है। अब ये जो भूगोल थी भौतिक भूगोल और इधर मानव भूगोल, इनके अंतराप्रश्न यानी इन दोनों के सहयोग से एक और शाखा बनी जीव भूगोल, हम जिसे कहते हैं। जीव भूगोल में आ जाता है पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ये सब इसमें आ जाते हैं। और ये जो दो हैं देखो, सिद्धांत और दर्शन, प्रत्येक विषय का अपना एक दर्शन होता है, एक रूट होती है। इसमें भौगोलिक चिंतन, मानव पारस्परिक क्रिया, मानव की आपसी क्रिया। और विधि तकनीक में मानचित्र कला आ गई, मात्रात्मक तकनीक आ गई, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि आ गई। आपने सर्वे करते हुए देखा होगा रोड पर जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जैसे मेट्रो आ गई तो मेट्रो में आपने देखा होगा लोग सर्वे करते रहते हैं रोड पर खड़े होकर। और भू सूचना के अंतर्गत ये GIS, GPS, LIC जो आजकल हम यूज़ करते हैं गूगल मैप वगैरह में। तो ये तो एक चित्र बना के समझा रखा है। लेकिन आइए भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की मेन हम पढ़ते हैं। कहता है इस उपागम की खोज, कौन से उपागम की? जो विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम है। इस उपागम की जो खोज है वो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कब की, और इनका जो जन्म और मरण था वो है 1769 से 1859। जो पहला वर्ष होता है वो जन्म का होता है, जो दूसरा वर्ष होता है वो उनके मृत्यु का होता है, के द्वारा की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना। जर्मन भूगोलवेत्ता थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहता है इस उपागम में एक राजनीतिक इकाई पर निश्चित क्रम में एक, तो ये गोली यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। एक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, निश्चित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कोई राजनीतिक इकाई क्षेत्र है, कोई भी मतलब एक क्षेत्र जिसकी बाउंड्री हो रखी है। राजनीतिक इकाई क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसकी आपकी बाउंड्री हो रखी है, उसमें एक निश्चित क्रम में हम जो वहाँ पर तत्व दिए गए हैं, प्राकृतिक तत्व या सांस्कृतिक तत्व, कोई से भी तत्व हो, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण भी बता दिया इसने। कहता है यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना चाहता है तो पहले वो विश्व स्तर पर अध्ययन करेगा, पूरे विश्व के स्तर पर करेगा, फिर वो उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करेगा, वो आगे आएगा। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं निम्न हैं। सबसे पहले आती है भौतिक भूगोल, इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। देखो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में सबसे पहले आपकी आ गई भू आकृति विज्ञान। भू आकृति मतलब जो धरातल पर अलग अलग प्रकार की आकृति पाई जाती हैं,
कहता है इसके अंतर्गत हम भू आकृति या स्थल भाग, जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग है जहाँ हम रहते हैं, उसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भू आकृति कैसे हो गई, जैसे पहाड़ हो गए, पठार हो गए, गर्त हो गई, समतल मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गए, इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु का नाम से ही पता चल रहा है मौसम के बारे में कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, मौसम और जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं, जलवायु के प्रकार, जलवायु में कितने प्रकार की जलवायु होती है, जलवायु प्रदेश, यह जलवायु विशेष प्रकार की जलवायु किस प्रदेश में पाई जाती है, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, जलवायु विज्ञान में। अगला है जल विज्ञान। तो जल के बारे में है, जलमंडल, जैसे जलमंडल क्या होते हैं, प्राकृतिक समुद्र है, नदी है, झील है और अन्य छोटे छोटे जलाशय, तालाब वगैरह जो आ जाते हैं, इनका मानव सहित अन्य जीवों तथा उनके कार्य पर प्रभाव का अध्ययन। यानी ये जो जल मंडल हैं, जैसे ये ऊपर हमने पढ़े हैं, इन जल मंडलों का मानव पे और मानव के साथ साथ जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनके कार्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हमें जल विज्ञान में करना होता है। मृदा भूगोल यानी मिट्टी की बात हो रही है, तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, यानी मिट्टी बनी कैसे, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, उसके उत्पादकता तक उस स्तर क्या होता है, क्योंकि कोई मिट्टी हमारी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कोई मिट्टी हमारी कम उपजाऊ होती है, उसका वितरण, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, एवं उपयोग, और उसका उपयोग क्या है, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये था हमारा भौतिक भूगोल के 4 पार्ट। अब मानव भूगोल के बारे में देखो। मानव भूगोल भी होता है किसमें, जो हम ये क्रमबद्ध उपागम पढ़ रहे हैं, इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। मानव भूगोल के अंदर आता है सबसे पहले आर्थिक भूगोल। आर्थिक, जहाँ भी आर्थिक की बात हो जाए समझ लो पैसे की बात हो रही है, आय की बात हो रही है। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं यानी जिनसे मनुष्य पैसे कमाता है। कृषि हो गई, जरूरी नहीं पैसे का मतलब यही नहीं है पैसों के रूप में, पैसे का मतलब है वो अपने भोजन की आपूर्ति करने के लिए जो भी कार्य करता है उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो कृषि हो गई, उद्योगों में काम करना, पर्यटन जो टूरिज्म होता है, व्यापार, परिवहन आदि सेवाओं का इसमें हमें अध्ययन करना है। जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन के बारे में बात करनी, इनमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या किस तरह से बढ़ती है, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, उनकी आयु संरचना, किस आयु के कितने लोग हैं, प्रवास का मतलब माइग्रेशन, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जो लोग चले जाते हैं, और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी समस्या और समाधान का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अधिवास यानी सेटलमेंट, अधिवास का मतलब होता है जो जहाँ हम लोग रहते हैं, रहने के जो हमने मकान बनाए हुए हैं इनके बारे में। अब ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति, यानी ग्रामीण और नगरीय जो रहने की बस्तियाँ हैं इनकी उत्पत्ति, उनके प्रकार वो किस प्रकार के हैं, वितरण, उनके फैलाव कहाँ कहाँ हैं पृथ्वी पर, आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल, राजनीति से संबंध है, इसमें देशों की सीमा, क्योंकि शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी आदि मानव थे तब कोई देश नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, मनुष्य समझदार होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो देशों की सीमाएं बनती चली गई। उन देशों के पास क्या क्या संसाधन हैं, उनके राजनीतिक संबंध आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन यानी जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, जैसे एक एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका एरिया कितना बड़ा है उसको हम परिसीमन बोलते हैं, एवं चुनाव का परिदृश्य, और जो चुनाव होता है उसका दृश्य कैसा होता है, किस प्रकार का चुनाव होता है, उसका विश्लेषण। जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार, जो जनसंख्या होती है उसकी राजनीतिक सोच क्या है, क्या उसका व्यवहार है, उसको समझना राजनीतिक भूगोल के अंदर हमें ये अध्ययन करना है। ऐतिहासिक भूगोल, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, किसी क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले के विकास का क्रम और क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जो कोई भी क्षेत्र है जैसा ये आज है ऐसा तो कभी रहा नहीं होगा, ये ऐसा बनने में क्या क्या क्रम हुए, क्या क्या प्रक्रिया गुजरी हो, ठीक है। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में सारा हमें पढ़ना है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, क्या दिल्ली शुरू से ही ऐसी थी? नहीं। तो दिल्ली को आज ऐसी अवस्था में पहुँचने में कितने साल लगे, पहले दिल्ली कैसी थी, क्या थी, सब कुछ उसके बारे में पढ़ना वो हमारा ऐतिहासिक भूगोल में आ जाता है। ये मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, समाज और समाज के योगदान। समाज क्या होता है? जहाँ लोग वाग रहते हैं आपस में, सब समाज ही है। समाज और समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन। सांस्कृतिक तत्व कौन से होते थे? जो मानव निर्मित होते थे, उन सब का हमें अध्ययन करना है। जैसे समाज और समाज के योगदान से ही हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम,
और इतने सारे हॉस्पिटल, सब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़कें, सब ये समाज के योगदान से ही बनते हैं, क्योंकि समाज हमारा टैक्स पे करता है, टैक्स से हमें गवर्नमेंट ये सब चीज़ बना के देती है, डेवलपमेंट करती है। तो ये सब अध्ययन इसमें करना है। अब हमारा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापक्ष यानी सहयोग से क्या बना था, हमारा जीव भूगोल बना था। ये देखो, ये भी हमारा क्रमबद्ध में आता है, कहता भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के सहयोग से अंतरापक्ष, अंतरापक्ष यानी सहयोग यानी अंतरापक्ष से जैव भूगोल का जन्म हुआ। अब जैव भूगोल में क्या गया, जीव जंतु भूगोल, जू जियोग्राफी, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ वो रहते हैं, उनका भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन हमें इसमें करना है। पशु के बारे में है। वनस्पति भूगोल, पेड़ पौधों के बारे में, इसमें प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, उसके स्थानिक प्रारूप का इसमें अध्ययन करना है। स्थानिक का मतलब कहाँ पर पाई जाती है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास क्षेत्र, जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उनके निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। पर्यावरण, ये हमारे नेचर से संबंधित है। इसमें संपूर्ण विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं यानी जैसे भूमि ह्रास, भूमि ह्रास का मतलब भूमि का लॉस, जो उपजाऊ भूमि है वो उसका लॉस हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, संरक्षण की चिंता आदि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण यानी पोल्यूशन से संबंधित है मेनली। तो इस तरह से ये हमारा उपागम कंप्लीट होता है। और इस उपागम में जो जो हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। बाकी 2 और थे, वो तकनीकी एवं विधि एवं दर्शन, वो सिर्फ हम तुम्हें पता होनी चाहिए उसमें क्या क्या, बाकी उसमें हम डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। इसका भी ये एक फिगर दे रखी है, जैसे ऊपर क्रमबद्ध की दे रखी थी। देखो, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक के आधार पर, प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। इसमें इसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्रादेशिक अध्ययन में स्थूल या स्थूल को बृहत भी कह सकते हो, आगे पढ़ोगे देखो, स्थूल, मध्य और सूक्ष्म यानी बड़े स्तर पर, फिर मध्यम स्तर पर और फिर लघु स्तर पर उसका अध्ययन करना। प्रादेशिक योजना, प्रादेशिक योजना का मतलब किसी प्रदेश को जब हम बसाते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें ग्रामीण होते हैं, उसमें शहरी योजनाएं शामिल होती हैं, और उस प्रदेश का विकास, उसका डेवलपमेंट और उसका सारा एक्सप्लेनेशन सारी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखो, ये जो उपागम है इसकी खोज भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने करी। किसने, कार्ल रिटर ने। ये 1779 से 1859 के बीच में रहे। ओके, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। वो क्या थे, हमबोल्ड थे, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड थे वो। और ये है हमारे पास कार्ल रिटर। तो इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं। कहता इसमें संपूर्ण विश्व को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दिया जाता है, उसके बाद उसका भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। देखो, उसमें पहले पूरे विश्व का अध्ययन कर रहे थे। पूरे विश्व का तो करते हैं क्रमबद्ध आधार पर, और इसमें छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, उसको करते हैं प्रादेशिक आधार पर। उदाहरण, प्राकृतिक वनस्पति का विश्व स्तर पर अध्ययन करने के बाद, विश्व स्तर पर कहाँ कर रहे थे हम अभी पहले वाले उसमें उपागम में, उसके बाद उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, विषुवत रेखीय सदाबहार वन कौन से हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, या नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन। इनको जो वनस्पति है इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उनकी सारा डिटेल में स्टडी उनकी करी जाती है। अब इसकी प्रमुख शाखाएं जो ऊपर हमने पढ़ी थी वही थी, क्या है, प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, ये वृहद स्तर पर, मध्यम स्तर पर और लघु स्तर पर। ठीक है, बड़े स्तर पर भी किया जाता है, फिर छोटे स्तर पर, फिर छोटे छोटे इकाइयों में बांट के इसके कर दिया। प्रादेशिक नियोजन, किसी प्रदेश का जो नियोजन है उसमें कौन कौन सी योजना बनानी पड़ती हैं, ग्रामीण और नगरीय योजना अलग से बनानी पड़ती हैं। प्रादेशिक विकास में ये जो प्रदेश है हमारा उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। इसकी विवेचना यानी जो प्रदेश का, ये जो ऊपर तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों का विश्लेषण इस विवेचना में किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे भूगोल की शाखाएं थीं और भूगोल की शाखाओं का ये टॉपिक था। इस चैप्टर में हमें ये पता चला मेनली कि भूगोल है क्या, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल का अर्थ क्या है, इसकी शाखाएं क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं, और आगे हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो हमें इस चैप्टर से पता चलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इस चैप्टर को समझिए, चाहे वीडियो आपको कितनी भी बार देखना पड़े, और अपने साथियों को वो इसके बारे में बताइए। धन्यवाद।